नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है और इसी कड़ी में भारत का मेक इन इंडिया मिशन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को सशक्त कर रहा है। देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 2019 और 20 की तुलना में 90% की वृद्धि हुई है, जो 2023 में 1.27 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 तक करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। रक्षा आयात 70% से घटकर 35% रह गया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके तहत लगभग 5000 आइटम्स की आयात पर पाबंदी है। और भारत का रक्षा निर्यात 2004 और 14 में करीब 4312 करोड़ रुपए से बढ़कर 2014 से 24 में 88,319 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2029 तक इसे 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में स्थापित डिफेंस कॉरिडोर में अत्याधुनिक हथियार बन रहे हैं, जबकि राजस्थान में तीसरे कॉरिडोर पर चर्चा जारी है। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों और धनुष एटीजीएस जैसी स्वदेशी तोपों का निर्माण भारत को एक प्रमुख हथियार निर्यातक देश बना रहा है। आज हम चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से 2047 तक अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लगातार भारत कम कर रहा है और विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया उसमें डिफेंस में क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अब रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है। 2025 की अगर बात करें तो रक्षा क्षेत्र में 1,50,590 करोड़ का उत्पादन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 18% ज्यादा है। और 2024 की अगर बात करते हैं तो रक्षा क्षेत्र में करीब 1.27 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन किया गया। FY20 में करीब 89,071 करोड़ का रक्षा उत्पादन हुआ। FY25 की अगर बात करें तो रक्षा उत्पादन 2019 और 20 के मुकाबले 90% से ज्यादा है। FY25 में डिफेंस एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कि भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट भी कर रहा है। डिफेंस के जो इक्विपमेंट हैं, जो हथियार, गोला बारूद हैं, वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। FY25 की बात करें तो 23,622 करोड़ का रक्षा निर्यात किया गया। FY25 में हुए रक्षा उत्पादन में करीब 77% हिस्सेदारी सार्वजनिक उपक्रमों की रही। FY25 में हुए रक्षा उत्पादन में 23% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की रही। FY24 में निजी क्षेत्र की रक्षा उत्पादन में हिस्सेदारी करीब 21% के आसपास रही और ये आंकड़े रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट में भी भारत हर रोज नए कीर्तिमान रच रहा है। साल 2004 से अगर 14 की बीच की बात करें तो करीब 4,312 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया गया। वहीं अगर आयात की बात करें तो करीब 88,319 करोड़ के आसपास आयात किया गया है, लेकिन लगातार ये भी देखा जा रहा है कि इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब चलिए हम चर्चा करेंगे कि भारत किस तरह से अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। 2047 का जो लक्ष्य रखा गया भारत की तरफ से विकसित भारत का, उसमें डिफेंस में क्या कुछ और अभी बदलाव की उम्मीद है या फिर और बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि हम दूसरे देशों पर डिफेंस को लेकर जो निर्भर है वो निर्भरता और कम की जा सके। हमारे साथ में स्टूडियो में इस वक्त तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कुणाल गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रोजगार.com के, बहुत बहुत स्वागत है कुणाल जी आपका। इसके अलावा कैप्टन आई सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। दामोदर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कैप्टन आई सिंह आपसे, चूंकि आप डिफेंस के एक्सपर्ट रहे हैं, बीते कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव अभी डिफेंस में देखने को मिल रहा है 2014 की अगर हम बात करें? निश्चित तौर पे आपने देखा होगा डिफेंस में बहुत सारी चेंजिंग आई है। डिफेंस की खास करके हमारी जिस तरह से जो तैयारी हो रही है, जिस तरह से हमारी एडवांस ट्रेनिंग हो रही है, जिस तरह से, क्योंकि अब जो युद्ध है वो आधुनिक हो चुके हैं। अब वो आमने सामने वाले जो लड़ाई युद्ध होते थे वो रहे नहीं है। वो अब छोटे हल्के वेपन्स की लड़ाई अब नहीं रही है। अब जिसकी सबसे ज़्यादा मारक क्षमता होगी, जिसके पास अच्छे मिसाइल्स होंगे, जिसके पास अच्छे एयरक्राफ्ट होंगे, जिसके पास अच्छी अच्छी जो है ना एयरफील्ड होंगे, तो ये चीज़ें जितनी अच्छी होंगी उतना ही आज वो ही देश ताकतवर है। आज अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताकतवर क्यों मान रहा है? कि उसके पास अच्छे इक्विपमेंट है। तो भारत भी आज उसी चीज़ में आगे अपना कदम बढ़ा रहा है। जैसे अभी हमारे देश में ब्रह्मोस हम खुद ही जो उसका यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जो अभी एक नया प्लांट भी लखनऊ में शुरुआत करी है,
और ब्रह्मोस की जो शक्ति है वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से दिखाई है, तो जब ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की शक्ति देख के आज बड़े बड़े देश हैं जो अपने आप को कभी रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा मानते थे, आज वो कह रहे हैं कि भारत की जो ब्रह्मोस है जो भारत में निर्मित है, आज इसका कोई मुकाबला नहीं है। टर्की जैसे मांग कर रहे हैं मगर भारत टर्की को देने को तैयार नहीं, फिर भी हम काफ़ी लोगों को अपने हथियार बेच रहे हैं। आज लगभग मेरा ख्याल है 88 से ज़्यादा देश हैं जिनको भारत अपने इक्विपमेंट दे रहा है। तो भारत आज बहुत एडवांस हुआ है। और हम ये लोग पहले भारत से हथियार नहीं खरीदते थे, अब 88 देश अगर भारत से डिफेंस के लिए हथियार खरीदें तो ये बहुत बड़ी बात है सर। निश्चित तौर पे आप मैं एक और बताऊं, ये हथियार तो खरीद ही रहे। एक हमारे पहले मैं 2014 से पहले ले जाऊंगा आपको कि उससे पहले मैं भी आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर क्षेत्र में रहा हूं, तो हमारे पास जो लाइफ जैकेट होती है ना जिसको बोलते हैं रक्षा कवच, अगर हम कहीं एम्बूस लगाते थे, कहीं मुठभेड़ होती थी तो हम रक्षा कवच वो अगर पहन लेते थे तो सामने से अगर कोई गोली आ रही तो उससे मुझे बचने का थोड़ा सा खतरा कम हो जाता था। क्योंकि मैं अपने ऊपर बता दूं कि मैं पंजाब में जब ये चल रहा था तो पंजाब में मैं भी गया था, मैं भी डिप्लॉय था। और पंजाब में उस टाइम इतना ज़्यादा हर जगह कर्फ्यू लगता था, तो मैं एक जगह हमने एम्बूस लगाया रात के टाइम, तो मुझे पता चला कि सामने ट्यूबवेल है, उस पर कुछ टेरिस है। हमने अपने लड़कों को भेजा, गए, उन्होंने उधर से गोली चला दी तो हमारे लड़के के यहाँ लगी। उसके बाद उसको बचाने के लिए मैं भी एकदम, हालांकि मेरे कमांड वहाँ से करना था, मगर मैं जब देखा कि मेरा अपना जवान जो है ना इस तरह से घायल हो गया तो मैं खुद ही कूद गया बीच में। तो उस टाइम मेरे पास रहा, तो मेरे भी यहाँ काफ़ी लगी थी, मेरा भी पूरा यहाँ सरिया पड़ा हुआ है हाथ में, यहाँ भी लगी हुई है। तो उस टाइम मेरे पास ये बचाने के लिए जैकेट नहीं होती थी। आज लाइफ जैकेट हमारे सैनिकों पे तो हैं ही हैं, अर्ध सैनिकों पे हैं। और उसके बाद सर ये जैकेट क्यों नहीं होती थी हमारे आर्म फोर्सेस के पास में? देखो, मैं अब किसी सरकार की बुराई और वो नहीं कहना चाहूँगा कि, बाकी ये है कि ये जरूर है कि पहले सरकार की शायद ये सोच नहीं थी कि हमें अपनी आर्मी को बहुत डेवलप करना है, क्योंकि उनकी सोच में था ही नहीं कि हमें आर्मी की जरूरत ही नहीं है। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि नेहरू जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें आर्मी की जरूरत ही नहीं है। वो तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद नेहरू जी ने कहा कि मैं आर्मी की जरूरत नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। मगर वो तो क्या है, जैसे ही कश्मीर पे कबायलियों ने अटैक किया और कबायलियों की आड़ में पाकिस्तान की सेना भी थी, तब उन्हें महसूस हुआ कि नहीं आर्मी जरूरी है। तो माइंडसेट का भी इसमें फर्क है सर, बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री जिस तरह से बात करते हैं डिफेंस के बारे में, जिस तरह से रक्षा उत्पादों के बारे में बात करते हैं, और अभी एक और बड़ी उपलब्धि सर हमारे देश ने हासिल की है, सुपरसोनिक मिसाइल। अभी सुपरसोनिक मिसाइल सिर्फ कुछ कंट्रीज के पास में ही है, उसमें शायद चाइना है, रसिया है, अमेरिका है और उसके बाद अब भारत में। और सुपरसोनिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है, इसका अचूक निशाना है। इसका तो ये जब एक बार अगर यहां से चल गई तो ये अपने लक्ष्य को भेदती है, लक्ष्य कहीं भी चला जाए ये लक्ष्य का पीछा करके चलती रहती। तो सुपरसोनिक एक अपने आप में अद्भुत शक्ति है। तो इस तरह से सुपर सैनिक है और ब्रह्मोस है, ये हमारे यहाँ जो निर्मित हो रही है, तो ये पूरा अब दुनिया मान चुकी है कि भारत वो नहीं है। अब भारत जो हथियारों का एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, अब इंपोर्ट भी कर रहा है। जैसे हमने कहा कि 28 देश आज भारत से हथियार लेने के लिए कतार में खड़े हैं, और भी बहुत से कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा टर्की अपने आप को वैसे बहुत बड़ा शहंशाह मानता था, मगर आज वो हमसे कह रहा है ब्रह्मोस के लिए, मगर हम जहां जरूरत है वहीं दी जाएगी, जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। अब मैं एक चीज और कहूंगा कि जैसे मैंने लाइफ जैकेट का कहा था, लाइफ जैकेट आज हम बड़े बड़े देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो कि हम पहले खुद ही लोगों से लेके अपना काम चलाते थे। तो ये बात सही है कि जहाँ सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ सरकार कैसी है। जो सेंटर में सरकार होगी वो चाहेगी तो सेना को आपको बहुत एडवांस कर देगी, और नहीं चाहेगी। 2014 से पहले आप सोचिए ना कि जो हमारे पास राफेल है, जिस राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मात्र 22 मिनट में पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया था। 22 मिनट में हमने पाकिस्तान के 11 में से 9 जो आतंकियों के हेडक्वार्टर थे वो उड़ा दिए थे, और उसके बाद उनके जितने भी 11 ये अपने एयरपोर्ट थे वो हमने ध्वस्त कर दिए थे। तो ये हमारा राफेल का कमाल था। मगर इसी राफेल को 2014 से पहले सरकारें ठंडे बस्ते में डाले। सर देखा कि राफेल को लेकर अभी माना जा रहा है कि डील भी होने वाली भारत सरकार के साथ फ्रांस की, इसको लेकर हो सकता है कि अभी कुछ महीनों में
जो फाइनल डील होनी है, बातचीत होनी है, वो आगे बढ़े। दामोदर सर, आपसे एक राय लेना चाहेंगे, अभी अपने डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए भारत को किन किन चीज़ों पर अभी काम करने की ज़रूरत है? हर साल डिफेंस का बजट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? देखिए, इन तमाम प्रयासों के बाद जैसा सर ने बताया कि सरकार के प्रयास पिछले 10 सालों में निश्चित रूप से अभूतपूर्व बदलाव आया। हम आयातक से निर्यातक बनने की भूमिका में लगभग 100 देशों को हम आज निर्यात कर रहे हैं। हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट आज पूरे विश्व में मांग की जा रही है, चाहे वो ब्रह्मोस हो, तेजस हो, बहुत सारे ऐसे भी राइफल हम बना रहे हैं आज। इससे पहले भारत ने बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई थी। आप हैरान होंगे कि इंसास से पहले बहुत कम रेयर ऐसा हुआ कि हमने एक राइफल बनाई थी अपने देश में। आज हमारे देश में अब राइफल ना सिर्फ बन रही हैं बल्कि हम उनका निर्यात कर रहे हैं। बहुत ऐसी घटनाएं, बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं पिछले 10 सालों में जिनसे ना सिर्फ सशस्त्र बलों में बल्कि अर्धसैनिक बलों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं अभी कहाँ पर काम करने की जरूरत, तो मेरा मानना है कि अभी AI इंटीग्रेशन, AI में बहुत काम करने की हमें ज़रूरत है। हमें अगर अपने आप को पूरे अपने एडवर्सरीज से आगे बढ़ना है तो हमें AI पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। थिएटर कमांड एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। मुझे लगता है इस साल के रक्षा बजट में उस पर भी काम किया जाएगा, उस पर हो सकता है कोई एक निर्णय हो। साइबर स्पेस कमांड जो कि आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज जो समय है वो नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर का है, नो कॉन्टैक्ट वारफेयर का। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में हमने भारत के अंदर से रह करके अपने कमांड सेंटर से ही उनको सबक सिखाया। तो इस तरह के वारफेयर में हमें सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक तकनीकी की और AI की ज़रूरत पड़ने वाली। तो इस क्षेत्र में अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है। मैंने देखा है तमाम, मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैंने देखा है जाके कई सारी प्राइवेट कंपनियों को, कुछ काफ़ी सारी नोएडाई कंपनियां जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सशस्त्र बलों की बहुत बड़ी मदद करी। तो ऐसे कुछ जो सबक है हमें ऑपरेशन सिंदूर से और सरकार की जो कार्रवाई सबको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी हमें AI पे और जितना नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर है उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी एडवर्सरीज से हमें अगर आगे बढ़ना है। कुणाल सर, आप कोई डिफेंस इक्विपमेंट अगर भारत तैयार करता है तो उसमें स्किल लोगों की ज़रूरत होती है। भारत की तरफ से, भारत सरकार के द्वारा उसको लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है? क्योंकि डिफेंस का चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, मिसाइल हो या फिर जैसे कि वेपन्स की बात कर रहे थे सर, वेपन्स को भी बनाना हो तो उसमें एक स्किल इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? कि सरकार ने कदम तो उठाए हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर इस एरिया में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसमें जो लोगों की ज़रूरत है वो बहुत ही हाई एंड इंजीनियरिंग टैलेंट की ज़रूरत है। अभी क्या है, हमारे जो टॉप के IITs हैं वहाँ का जो बच्चा है वो टिपिकली प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ भागता है क्योंकि वहाँ के सैलरी पैकेजेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, प्लस ऑल्सो उसको देश विदेश में काम करने का अवसर मिलता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है बिकॉज एक टाइम पे IIT गुवाहाटी, IITs, बाकी IIT से काफ़ी सारे लड़के DRDO ज्वाइन करते थे, इसरो ज्वाइन करते थे। उनका एम्बिशन था और एस्पिरेशन था कि हम BEL ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे सिग्नलिंग पे काम करेंगे, हम इंडियन आर्मी में ज्वाइन करेंगे। एंड कहीं ना कहीं पैसे की वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना पैकेज इन लाइन टू द मार्केट और इनके जो स्किल की लाइन पे नहीं रख पाई है, उससे कहीं ना कहीं अच्छा इंजीनियरिंग टैलेंट प्राइवेट सेक्टर में ऐसे एरियाज़ में डेफिनेटली गया है जिसमें कमर्शलाइज्ड वैल्यू ज़्यादा क्रिएट हुई है और जो नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल इंजीनियरिंग को लेकर जो वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए वो नहीं हुई है। अब मान लीजिए इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 5-7 लाख का पैकेज नहीं चलेगा। ये बच्चा है जिसको अमेज़ॉन जैसी कंपनी 80 लाख रुपया देती है, या एक फ्रेशर को 80 लाख का पैकेज मिलता है, गूगल इतना बड़ा पैकेज देती है। तो अगर इंडिया को ये बच्चा अपने यहाँ एब्जॉर्ब करना है तो जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसका बच्चे को ग्रूमिंग प्रोग्राम, नर्चरिंग प्रोग्राम, एक नेशनलिज्म की भावना को लेकर एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रोग्राम जिससे आप टॉपर्स को उठा सकें, इंजीनियरिंग टैलेंट को ग्रूम कर सकें, उनको इंटर्नशिप दे सकें, उनको दिखा सकें कि जो यहाँ से क्रिएट करेंगे वो कोई ऐप नहीं क्रिएट कर रहे, वो खाने पीने की ग्रॉसरी ऐप नहीं क्रिएट कर रहे। पीयूष गोयल जी ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया था करीबन 8 महीने पहले, जिसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था उनका, कि आज की डेट में हम लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं डिलीवरी ऐप्स बनाने के लिए। अमीरों को सस्ते में कैसा सामान पहुंचाया जाए उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, रादर देन कि गवर्नमेंट को आज जो ड्रोन के ऊपर काम करना है उसके लिए, जैसा दामोदर जी ने बोला कि हम प्राइवेट कंपनियों से हेल्प ले रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है।
आपका अच्छा पब्लिक प्राइवेट इंटीग्रेशन हो रहा है इस एरिया में, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट को आज ड्रोन्स की ज़रूरत है। उसके एग्रीकल्चरल यूजेज हैं, उसके डेफिनेटली डिफेंस को लेकर बहुत भयंकर यूजेजेस हैं, सर्वेलेंस को लेकर यूजेजेस हैं। एक और उन्होंने एरिया बड़ा अच्छा टच अपॉन करा साइबर सिक्योरिटी का, साइबर वॉरफेयर का। उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर निर्भरता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनती जा रही है। तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब बना के, जैसे इसरो है, इसरो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के साथ इंटीग्रेट करता है, इक्विपमेंट्स के लिए इंटीग्रेट करता है, सर्विसेज के लिए इंटीग्रेट करता है। देखा भी सर कि अब जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हो या फिर महिंद्रा की बात करते हैं, गोदरेज की बात करते हैं, टाटा, ये लोग भी डिफेंस एक्सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं और डिफेंस इक्विपमेंट भी बना रहे हैं। दामोदर सर, एक आखिरी सवाल आपसे है, चूंकि जैसा कि कुणाल सर बात कर रहे थे कि जो स्किल्ड यूथ है हमारा, वो दूसरे देशों में चला जाता है पैसे की लालच में, हम उसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? देखिए, उसको रोकने के लिए सबसे पहले मुझे सरकार के प्रयासों पे बात करनी पड़ेगी कि सरकार के प्रयास कितने हैं। आपके यहाँ पे बिल्कुल सही बात कही, पैकेज की बात आती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो देश की सेनाएं हैं, वो हमारे जो सबसे पहले CDS थे, वो आय का विषय नहीं है आपके, वो देश सेवा का विषय है। तो बहुत सारे आज भी देखेंगे तो यूथ ज्वाइन करना चाहते हैं। और आप इस बात पे यकीन करें कि हमारे यहाँ नवाचार, जिसको हम बोलते हैं इनोवेशन, उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इंडियन आर्मी। पिछले 10 सालों में, 15 सालों में कई सारे इनोवेशन इंडियन आर्मी के पेटेंट हुए हैं और उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनको अब प्रोडक्शन उनका स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे अभी एक देखेंगे, एक हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब में भी प्रेजेंटली सर्विंग एज ए कर्नल, हम उन्हें जानते हैं, उन्होंने एक राइफल बनाई है, तो कार्बाइन राइफल, सॉरी, तो वो अभी बहुत उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रही गवर्नमेंट। तो ऐसे सेनाएं भी इसमें आगे आ रही हैं, जो टैलेंटेड यूथ है, जिनकी जो कोर स्किल्स है, उनको नरिश किया जा रहा है, उनको वो चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं कि आप जो अपनी कोर स्किल है, देश की सेवा करने के साथ साथ आप इसको भी आप आगे बढ़ाएं, जिससे आप कंट्रीब्यूट और ज़्यादा कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम अभी इंडियन आर्मी ने शुरू किए। हाँ, पीछे कुछ हमसे गलतियाँ हुई हैं कि हम इसको मानते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड यूथ नहीं मिल पाए, कि जिससे हमें नवाचार में बहुत ज़्यादा कुछ हम अद्भुत कर पाते, जो कि हमारे बाकी जो आप देखें यूरोप के कंट्री हैं, उन पे सेनाएं, अमेरिका की जो फोर्सेस हैं, उनके जो इक्विपमेंट हैं, वो हमसे बहुत बहुत आगे हैं इस क्षेत्र में। भारत में भी इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अब हमें लगता है कि सरकार को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। इसीलिए डिफेंस की जो आप चाहे आय, वेतन की बात करें या और सुविधाओं की बात करें, काफ़ी अच्छी पहले से बहुत बेहतर हुई हैं। सर भी जानते हैं और हम लोगों ने उस दौर में सेवाएं दी हैं कि जब मतलब ट्रेवल करना ही बहुत मुश्किल होता था। यहाँ से कानवाई में हम जाते थे, हमें पहुँचने में श्रीनगर 4-4, 5-5 दिन लग जाते थे। आज दिल्ली से सीधे ट्रांसपोर्ट आपको प्राइवेट एयरक्राफ्ट मिलता है। एक आखिरी सवाल कैप्टन आई सिंह आपसे लेना चाहेंगे। भारत क्योंकि लगातार कई देशों के साथ में FTA साइन कर रहा है और डिफेंस को लेकर भी कई सारे MOU साइन हो रहे हैं, और भारत का जो डिफेंस का बजट है, वो ज्यादातर जो खर्च हो रहा है वो हम लोग हथियार खरीदने में खर्च कर दे रहे हैं। अब जैसे हमें अभी कितने लगभग 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, तो अभी हम लोग जो राफेल को लेकर डील कर रहे हैं उसमें एक अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। क्या कुछ अभी और जरूरत है हमें? बिल्कुल, डिफेंस बजट सरकार को और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर ऐसे तो आज हम वर्ल्ड में 3रे नंबर की सेना बन चुके हैं, अगर हमें नंबर 1 पे आना है, क्योंकि अमेरिका का कंपटीशन करना हमारे लिए अभी थोड़ा टफ है, तो अगर हम 2nd नंबर पे भी आते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस का बजट सरकार को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी, जैसे हमारे देश में बात सही है, टैलेंट की कमी नहीं है, एक से एक अच्छे टैलेंट वाले पड़े हैं, मगर थोड़ी सी यहाँ एक चीज़ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो टैलेंटेड हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अभाव की वजह से अब उस टैलेंट तक पहुंचना चाहिए, उनका दिमाग तो बहुत काम कर रहा है, उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, मगर वो जहाँ तक पहुंचना चाहिए वो कहीं ना कहीं उनके पास अभाव है और वो नहीं कर पाते। अगर कोई हो भी जाते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे जो स्किल यूथ हैं उनका इस्तेमाल दूसरे देश करके और बेहतर हथियार बना रहे हैं, बेहतर इक्विपमेंट बना रहे हैं, भारत उनका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल सर आपका, कैप्टन आई सिंह सर आपका, दामोदर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिफेंस को लेकर सरकार को भी काफी कुछ काम करने की जरूरत है। हालांकि जो बजट है डिफेंस का वो काफी ज्यादा हर साल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर काम करने की जरूरत है। जैसा दामोदर सर ने कहा कि हमारे जो स्किल्ड हैं, यूथ हैं, उनमें देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। पैसे को लेकर जो दूसरे देशों में लोग चले जाते हैं, हमारे जो स्किल्ड यूथ हैं उनके अंदर जब देश प्रेम की भावना आएगी तो वो अपने देश में रहकर अपने देश के लिए काम करेंगे। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार को भी और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और जैसा कैप्टन आई सर ने कहा कि बजट को अभी और बढ़ाना होगा। तो डिफेंस को लेकर आज हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। भारत 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।